Hello everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are doing well. So today we are going to start with chapter number 8 of class 8 civics, and the chapter's name is Confronting Marginalization. So first of all, if you haven't watched the earlier chapters, then please click on the I button. There you will find the playlist. If you are new to the channel, then please subscribe it and don't forget to press the bell icon so that you never miss an update. So let's start with our today's chapter, that is Confronting Marginalization. So in the last chapter, we studied about marginalization, what is marginalization, how it affects different communities, and we took example of two communities, those were Adivasis and Muslims, and from those examples, we tried to understand the situation of marginalized communities. And now in this chapter, what we are going to see is that how these communities raise their voice against these marginalization and how they try to improve their situation in the society, right? So in the previous chapter, we read about two different groups and their experiences of inequality and discrimination. तो हमने लास्ट चैप्टर में दो ग्रुप्स की बात की थी और उनके एक्सपीरियंसेस की बात की थी कि किस तरीके से वो इनइक्वालिटी फेस करते हैं और डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं. Though powerless, such groups have fought, protested and struggled against being excluded or dominated by others. वैसे तो ये ऐसे ग्रुप्स हैं जो कि अपने आप को पावरलेस की तरह देखते हैं, इनके पास कम पावर रहती है. दूसरे जो ग्रुप्स हैं, मेजर ग्रुप्स हैं, वो इनको डोमिनेट करते हैं, इनके ऊपर अपना जो दबाव है वो बनाने की कोशिश करते हैं. बट कम पावर होने के बावजूद भी इन्होंने टाइम टू टाइम जो है अपनी सिचुएशन को लेकर आवाज उठाई है, प्रोटेस्ट किया है, स्ट्रगल किया है, ताकि इनके साथ जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है वो ना हो. They have attempted to overcome their situation by adopting a range of strategies in their long history. अब जो इन लोगों ने आवाज उठाई है वो अलग अलग तरीके से उठाई है. काफी सारे उन्होंने तरीके अपनाए हैं ताकि वो अपनी सिचुएशन को बेटर कर पाएं. रिलीजियस सोलेस, आर्म्ड स्ट्रगल, सेल्फ इम्प्रूवमेंट एंड एजुकेशन, इकोनॉमिक अपलिफ्ट, देयर अपीयर्स टू बी नो वन वे ऑफ डूइंग थिंग्स. तो उन्होंने अलग अलग तरीके अपनाए. रिलीजियस सोलेस, सोलेस का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो कि आपको खुश करे, आपको बेटर फील कराए जब आप अच्छा फील नहीं कर रहे होते हो. तो इन लोगों ने रिलीजियस सोलेस करके देखे. आर्म्ड स्ट्रगल किए, ऐसे स्ट्रगल किए जिसमें कि उन्होंने हथियारों का इस्तेमाल किया है, सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे काम किया है, एजुकेशन पे काम किया है और इनका इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट भी थोड़ा बहुत हुआ है. मतलब कि ऐसा नहीं है कि इन्होंने सिर्फ और सिर्फ कोई एक तरीका अपनाया है अपनी सिचुएशन को इम्प्रूव करने का. दे हैव अडॉप्टेड वेरियस वेज टू चेंज द सिचुएशन, right? In all cases, the choice of struggle has depended on the circumstances that the marginalized find themselves in. अब जो marginalized communities हैं वो कौन सा तरीका अपनाएंगी लड़ाई लड़ने के लिए, अपनी सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए, वो डिपेंड करता है कि उनके सर्कमस्टेंसेस क्या है, उनके साथ क्या सिचुएशन है, किस माहौल में वो रह रहे हैं. तो इन सभी चीज़ों पे डिपेंड करेगा कि वो कौन सा तरीका इस संघर्ष के लिए अपना रहे हैं. In this chapter, we will read about some of the ways in which groups and individuals challenge existing inequalities. तो इस चैप्टर में हम क्या देखने वाले हैं कि कुछ ऐसे तरीके जिनको कि marginalized communities, groups और individuals जो हैं अपनाते हैं ताकि वो इस inequality को challenge कर पाएं, इसके खिलाफ आवाज उठा पाएं, राइट? मतलब कि हम कुछ तरीके देखेंगे कि इनको यूज करके लोग आवाज उठाते हैं. आदिवासीज, दलित्स, मुस्लिम्स, women and other marginal groups argue that simply by being citizens of a democratic country they possess equal rights that must be respected. तो सभी जो मार्जिनल ग्रुप्स हैं, भले वो आदिवासी हो, दलित्स, मुस्लिम्स या फिर औरतें या और भी कोई दूसरा जो मार्जिनल ग्रुप है, वो क्या कहता है कि मतलब हमारे साथ ये जो इनइक्वालिटी हो रही है उसको गलत साबित करने के लिए सिर्फ यही चीज काफी है कि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं. मतलब कि हम जब डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, इसका मतलब क्या है कि सभी लोगों के पास इक्वल पावर होनी चाहिए, जो जनता है वो सबसे ऊपर है, और अगर एक पर्सन के पास एक राइट है तो दूसरे के पास भी सेम राइट होना चाहिए, राइट? तो ये सभी जो मार्जिनल ग्रुप्स हैं वो क्या कहते हैं, क्योंकि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री का पार्ट हैं तो हमें हक है कि जो दूसरों को अधिकार मिला है वही सेम अधिकार हमें ही मिले. मतलब कि हम 100 जो दलीलें हैं वो क्यों दें कि क्यों हमें इक्वल राइट मिलना चाहिए. सिर्फ इतना ही कहना काफी है कि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री के निवासी हैं, यही कहना काफी है हमें जो हक है हमारा इक्वल राइट्स का वो दिलवाने के लिए. Many among them look up to the Constitution to address their concerns. अब बहुत सारे ऐसे मार्जिनल ग्रुप्स हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन की ओर देखते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की रेफरेंस देते हैं ताकि उनको ये जो राइट्स हैं उनके मिल पाएं. कॉन्स्टिट्यूशन की रेफरेंस क्यों देते हैं, क्यों वो कॉन्स्टिट्यूशन को आधार बनाते हैं अपनी लड़ाई लड़ने के लिए, तो ये भी हम देखेंगे. In this chapter, we will see why the Constitution of India is something that marginalized groups invoke in the course of their struggle. तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि क्यों
जब भी कोई मार्जिनल ग्रुप लड़ाई लड़ता है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन का सहारा लेता है, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा लिखा है, वैसा लिखा है। क्यों वो अपने स्ट्रगल के टाइम कॉन्स्टिट्यूशन का इतना इस्तेमाल करता है। As part of this, we will look at how rights are translated into laws to protect groups from continued exploitation, and we will also look at the government's effort to formulate policies to promote the access of these groups to development. अब इस चैप्टर में हम ये भी देखेंगे कि जो राइट्स हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें देता है, किस तरीके से उन राइट्स को लॉज में कन्वर्ट किया जाता है, लॉज में ट्रांसलेट किया जाता है। कि अगर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें कोई पर्टिकुलर राइट देता है तो गवर्नमेंट क्या करती है कभी कभी कि उन लॉज को, उन राइट्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ लॉज बना देती है, राइट। तो वो क्यों बनाती है, किस तरीके से वो जो राइट्स हैं उनके लिए लॉ बनते हैं, इस पे भी हम बात करेंगे इस चैप्टर में। और ये जो लॉज हैं वो क्यों बनाए जाते हैं, ताकि जो एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है कुछ ग्रुप्स का वो बंद हो सके, राइट। और हम ये भी देखेंगे कि गवर्नमेंट ने क्या क्या कदम उठाए हैं, क्या क्या उन्होंने पॉलिसीज जो हैं वो बनाई हैं, ताकि ये जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स हैं ये और बेटर जो है इनकी सिचुएशन हो पाए, ताकि इनकी सिचुएशन जो सोसाइटी में है उसको अपलिफ्ट कर पाएं और उनको डेवलपमेंट का जो पार्ट है वो भी बना पाएं। क्योंकि क्या हो रहा है कि हम देश में डेवलपमेंट तो कर रहे हैं, हम रोड बना रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हो रही है, हॉस्पिटल्स वगैरह बन रहे हैं, बट बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जो कि इस डेवलपमेंट को अच्छे से इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहे। उन ग्रुप्स को इस डेवलपमेंट का कोई फायदा नहीं हो रहा, राइट। जिस पर्सन के पास अभी रहने के लिए घर ही नहीं है वो बड़े बड़े जो ब्रिजेस हैं वो उनके बनने से क्यों खुश होगा, राइट। सो हमें क्या करना है कि सभी जो ग्रुप्स हैं उनको डेवलपमेंट का पार्ट बनाना है, उनको जो डेवलपमेंटल फैसिलिटीज हैं वो पहुंचानी है उन तक। तो इन सभी चीज़ों को लेकर गवर्नमेंट ने क्या कदम उठाए हैं उस पर भी हम बात करेंगे। सो दिस वाज बेसिकली एन इंट्रोडक्टरी वीडियो रिगार्डिंग द कन्फ्रंटिंग मार्जिनलाइजेशन, and from the next video we are going to start with our chapter. So I hope you like this video और आपको आइडिया लग गया होगा कि इस चैप्टर में हम क्या क्या चीज़ें देखने वाले हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू क्रिएट अ बेस टू अंडरस्टैंड व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर, सो दैट कि आप सारे जो टॉपिक्स हैं उन्हें रिलेट कर पाओ और समझ सको कि आखिरकार जो भी हम पढ़ रहे हैं वो क्यों पढ़ रहे हैं और क्यों ज़रूरी है, राइट।